जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग घरों में लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। उसी पालन को मद्देनजर रखते हुए हम ऑनलाइन स्टडी पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो आज हम बीएड के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष रूप से 1 वीक एजुकेशन सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मात्र 7 वीडियो से पूरा एक सिलेबस कवर कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली तैयार करने की चेष्टा करेंगे, जो केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। उस चीज़ को देखने से पहले एक बात समझना हमें महत्वपूर्ण रहेगा कि बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग पेपर का में अंक विभाजन किस प्रकार का होता है। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि हमारा जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा, जो 3 खंडों में विभाजित होगा, ए, ब और स। पहला खंड ए अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबरों का होगा। दूसरा खंड लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का होगा, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा। तीसरा खंड स निबंधात्मक प्रश्नों की नेचर वाला होगा, जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। इसमें ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि खंड ए के अंदर किसी प्रकार का विकल्प नहीं होगा, यानी 10 प्रश्न आएंगे, 10 के 10 आप लोगों को करने होंगे। खंड ब के अंदर प्रश्न करने वाले जो प्रश्न हैं उनकी संख्या 5 होगी, लेकिन प्रत्येक 5 प्रश्न का एक विकल्प दिया जाएगा। उन विकल्प में से 2 विकल्प हो गए, उनमें से कोई एक आप लोगों को करना होगा। तीसरा निबंधात्मक प्रश्न में 5 प्रश्न 9 में से कोई 3 प्रश्न आप लोगों को करने होंगे। हम लोग चेष्टा करेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्नावली जो आपके बनते हैं उन्हीं पर दृष्टिकोण करें, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके लिए खंड ए के अंदर हमने मात्र 25 प्रश्न आप लोगों की 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 इकाई। 5 इकाई में से 25 प्रश्न ही हम लोग महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से मानते हुए 25 प्रश्न ही इस खंड ए के अंदर करेंगे। तो आज हम पहले 10 प्रश्न जो केवल अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे उस पर दृष्टिकोण करेंगे। तो ये खंड कौन कौन से प्रश्न होंगे? खंड ए का की बात करते हैं। नंबर 1 प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25 में से 10 प्रश्न इस वीडियो के अंदर डाले जा रहे हैं। देखो, जो हमारा अति लघुरात्मक प्रश्न है, हम निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आप यूं कह सकते हो कि थ्रू आउट स्टडी के रूप में हम किसी प्रश्न का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हमें शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, इस खंड के अंदर मात्र 50 शब्द ही हमें लिखने के रूप में एक बाउंड किया जाता है। तो 50 शब्दों के अंदर हमें शब्द सिलेक्शन करना अति जरूरी है, और उसी शब्द सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें लिखना क्या है। हमें याद है, थ्रू आउट याद है, उसमें हमें लिखना क्या है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हमें लिखना क्या है। मात्र 50 शब्दों का ही आंसर हम देंगे और वो ही हमें लिखना है, ताकि हमारे अच्छे से अच्छा नंबर आ सके और हम एक अपने कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सके। तो पहला प्रश्न क्या रहेगा अपना, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र और महत्व बताएं।
तीसरा रहेगा वृद्धि एवं विकास में अंतर कीजिए। चौथा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की एक शिक्षक के लिए उपयोगिता बताएं। इसके अंदर 4 ही उपयोगिता आप लोगों को बतानी है। पांचवा प्रश्न हमने बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में माना है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। ध्यान में रखना, केवल 4 ही कारक आप लोगों को बताने हैं। छठा प्रश्न है, व्यक्तित्व पर वंशानुगत एवं वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। या तो वंशानुगत या वातावरण, ये दोनों 2 भाग डिवाइड हो गए अपने आप में। छोटे प्रश्न में या तो वंशानुगत पूछा जाएगा या वातावरण का प्रभाव पूछा जाएगा। 7वां है, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है। व्यक्तित्व इसे कहते हैं। 8वां प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक बताएं। 9वां है, व्यक्तित्व मापन की विधियों के नाम बताएं। व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी है। और 10वां है, बुद्धि किसे कहते हैं। ये पहली वीडियो के अंदर हमने 10% मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में लिए हैं और करने कितने हैं हमें 25% हम लोग करेंगे। जो अति लघुत्वात्मक प्रश्न है वो 25% हम कर रहे हैं, उसके सटीक आंसर हम लोग देंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताएं। सिलेक्टेड वर्ड लेने हैं, हमें बहुत कुछ याद है लेकिन सिलेक्टेड वर्ड लेने हैं। कौन कौन से वर्ड लेने हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा प्रक्रिया संबंधी मनोविज्ञान अथवा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। परिणाम स्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों और विधियों का शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है। प्रोफेसर ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। अब याद करना है हमें, शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित मनोविज्ञान अथवा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। परिणाम स्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों और विधियों का शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन वंशानुक्रम का अध्ययन करने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। अगर इसको महत्व के दृष्टिकोण में लिखना होगा तब हम कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने में सहयोग करता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को समझा जाता है। अगर इसको महत्व के दृष्टिकोण में लिखना है तब हम लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को समझने में सहायता देता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। अगर इसी बात को महत्व के दृष्टिकोण में लिखेंगे तो कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण विधियों का अध्ययन करने में सहयोग मिलता है। एक बार रिपीट करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को समझा जाता है। और नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। एक बार और रिपीट करते हैं, याद करना है हमें, शिक्षा मनोविज्ञान में वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को समझा जाता है। और नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। अगर हमें इसी बात को शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के
दृष्टिकोण में बताना है तो वहां पर हम लिखेंगे में सहायक है, में सहायक है। वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। तीसरा प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। वृद्धि को वर्धन भी लिखा हुआ आ सकता है। वर्धन या वृद्धि विशेष पक्ष में परिवर्तन का बोध कराती है, जबकि विकास प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन का बोध कराती है। नंबर 2, वृद्धि में मात्रात्मक मापन संभव है, उसको तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, जैसे लंबाई और वजन आदि। जबकि विकास में मात्रात्मक मापन के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी गुणात्मक परिवर्तन का भी बोध होता है, जैसे नैतिक, सामाजिक एवं भाषागत परिवर्तन, नैतिक मूल्य, चरित्र आदि विकास के अंदर शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वृद्धि का स्वरूप संरचनात्मक होता है। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो संरचनात्मक होता है, जबकि विकास का स्वरूप क्रियात्मक होता है। वृद्धि की प्रक्रिया अस्तित्व है, वृद्धि की प्रक्रिया अस्तित्व है, जबकि विकास की प्रक्रिया स्थित प्रक्रिया है, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। वर्धन या वृद्धि स्वतंत्र होती है, वर्धन या वृद्धि स्वतंत्र होती है, जबकि विकास वृद्धि पर आधारित होता है, जबकि विकास वृद्धि पर आधारित होता है। ये है तीसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको रटाफिकेशन के आधार पर याद कर लेना। दोबारा रिपीट करते हैं, फास्टली रिपीट करते हैं। वृद्धि विशेष पक्ष में परिवर्तन का बोध कराती है, जबकि विकास प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों का बोध कराता है। वृद्धि में केवल मात्रा सम्मिलित होता है, जबकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल होते हैं। वृद्धि का स्वरूप संरचनात्मक होता है, वहीं विकास का स्वरूप क्रियात्मक होता है। वृद्धि की प्रक्रिया अस्थिर होती है, जबकि विकास की प्रक्रिया स्थिर होती है। वर्धन स्वतंत्र होता है, विकास है वो वृद्धि पर आधारित होता है। तो ये है प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने पहले भी कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक शिक्षक के लिए उपयोगिता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही साधारण और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वह शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी है। 4 इसकी उपयोगिता बताएंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों में शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण पैदा करता है। नंबर 1 क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों में शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। अध्यापकों में शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। दूसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में प्रयोग में ली जाने वाली या कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है कि एक कक्षा के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट, अधिगम वाला एनवायरनमेंट कैसे उत्पन्न किया जा सके, यह शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को श्रेष्ठ शिक्षण विधि की जानकारी देता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को अच्छी विधि, जो क्लास के लिए बेटर से बेटर हो, उस विधि की जानकारी देता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी कराता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंदर कि शिक्षा मनोविज्ञान है वह एक अध्यापक को कक्षा के जो जितने भी छात्र हैं उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी है वो देता है। तो 4 पॉइंट हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट हमने नोट किया है कि अध्यापक को शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण पैदा करती है अध्यापक के अंदर। नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता करती है। नंबर 3 है, शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण विधि की जानकारी देता है। और नंबर 4 है, शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी देता है। याद हो जाएगा। नंबर 5 है, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक, कोई भी 4 कारक, हमें बहुत सारे कारक याद हैं लेकिन 4 ही कारक बताने हैं। कौन कौन से जो एक उचित हो, जो स्टिक हो, वो बता रहे हैं हम।
यहाँ पर हम लिखेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक निम्नलिखित हैं। क्या लिखेंगे? निम्नलिखित है। एक लाइन हमारी बढ़ जाएगी। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1, शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य। शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य याद रखना हमें, शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। नंबर 2 है पारिवारिक वातावरण। नंबर 2, बालक का जो पारिवारिक वातावरण है वह बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। नंबर 3 है बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति। बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। और नंबर, बालक का जो विद्यालय है उसका वातावरण, विद्यालय का वातावरण बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। याद रखने के लिए हम क्या कहेंगे? नंबर 1, शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य। शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य, शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य। नंबर 2, पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण, परिवार की आर्थिक स्थिति और विद्यालय का वातावरण। फास्टली याद करते हैं। शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य, शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य, परिवार की का वातावरण, परिवार का वातावरण। नंबर 3, स्वास्थ्य की परिवार की आर्थिक स्थिति। और नंबर 4, विद्यालय का वातावरण। 5वां प्रश्न बोल रहे हैं, इसको याद रखना। क्या प्रश्न है हमारा? व्यक्ति पर वंशानुगत एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? 2 पॉइंट हमने यहाँ पर लिए कि व्यक्ति पर एक तो हेरिडिटी का और एक इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के आंसर है वो 4 सेम आंसर लिए, एक ही आंसर याद करना है। दोनों ही प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव क्या पड़ता है। नंबर 1 हमने लिया है, चाहे आप वंशानुगत प्रभाव लिख देना चाहे वातावरण का लिख देना। शारीरिक प्रभाव व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। यहाँ पर हम अगर वंशानुगत लिखना है तो भी यही रहेगा और वातावरण लिखना है तो भी यही रहेगा। चरित्र पर प्रभाव बालक के विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि पर प्रभाव बालक के विकास को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव बालक के विकास को प्रभावित करता है। दोबारा रिपीट करते हैं, वंशागत प्रभाव बालक के शारीरिक प्रभाव के रूप में बालक के विकास को प्रभावित करता है। उसी को लिखेंगे वातावरण के रूप में शारीरिक प्रभाव या वातावरण का शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव बालक के विकास को प्रभावित करता है। चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव। दोबारा से रिपीट करते हैं, शारीरिक प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव। नंबर 1 शारीरिक प्रभाव, नंबर 2 चरित्र पर प्रभाव, नंबर 3 बुद्धि पर प्रभाव और व्यक्तित्व पर प्रभाव बालक के विकास को प्रभावित करता है। यह है हमारा 6वां प्रश्न। नंबर 7वां प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व का अर्थ बताइए। व्यक्तित्व का अर्थ बताइए। व्यक्तित्व का अंग्रेजी में समानांतर शब्द पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का अंग्रेजी में समानांतर शब्द जो है वो पर्सनैलिटी है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ है मास्क, मुखौटा या नकली चेहरा। किस लैटिन भाषा, यहाँ पर यह शब्द ध्यान में रखना है कि यह लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। कौन सा शब्द? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मास्क, मुखौटा या नकली चेहरा। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में देखने पर, इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में देखने पर व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाहरी रंग रूप या चेहरे से लिया जाता है। केवल बाहरी, जिसका रंग रूप है, जिसका फेस है आदि के रूप में लिया जाता है। परंतु व्यापक अर्थ में, यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है, व्यापक अर्थ में व्यक्तित्व केवल बाह्य गुण ही नहीं बल्कि आंतरिक गुण है जो उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है। जो उसका व्यवहार है वही वास्तव में व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। तो ये चीज हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। सिलेक्टेड वर्ड हमें लेने, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है, केवल ये बताना है कि अंग्रेजी में इसको पर्सनैलिटी कहते हैं जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ मुखौटा है। यह केवल
बाह्य रूप को दर्शाता है, जिसमें रंग रूप और चेहरा आदि शामिल है। लेकिन व्यापक अर्थ में व्यक्तित्व न केवल बाहरी रूप के उसके व्यक्ति के आंतरिक गुण जो उसके व्यवहार में झलकते हैं वो व्यक्तित्व है। ये बात आपको व्यक्तित्व के अर्थ के रूप में बतानी है। आठवां जो पर्सन है वह व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन सा है? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। 3 कारक हमने मुख्यतः रखे हैं। कौन कौन से? वंशानुक्रम का कारक, नंबर 1 वंशानुक्रम का कारक, नंबर 2 पर्यावरणीय कारक और नंबर 3 मनोवैज्ञानिक कारक। वंशानुक्रम के आधार पर जो कारक बनते हैं जिसमें प्रणाली विहीन ग्रंथियां, शारीरिक रचना और मूल प्रवृत्तियां, ये हेरिडिटी के कारण जो प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व के उसको उसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरा है पर्यावरण से संबंधित कारक जिसमें भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से? भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को शामिल किया जाता है। नंबर 3 लिया है हमने मनोवैज्ञानिक कारक। कौन सा लिया है? मनोवैज्ञानिक कारक, जिसमें ज्ञान, बुद्धि, प्रेरणा, रुचि, चिंतन शक्ति और समायोजन आदि कारक शामिल होते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूं। नंबर 1 हेरिडिटी के आधार पर, नंबर 2 इन्वायरमेंट के आधार पर और नंबर 3 साइकोलॉजी के आधार पर। जिसमें हेरिडिटी के आधार पर है वो प्रणाली विहीन ग्रंथियां, शारीरिक रचना और मूल प्रवृत्तियां शामिल होती हैं। पर्यावरण से संबंधित है वो भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं और मनोवैज्ञानिक के कारक होते हैं जिसमें ज्ञान, बुद्धि, प्रेरणा, रुचि, अभिक्षमता, चिंतन शक्ति, समायोजन, महत्वाकांक्षा आदि अनेकों कारक शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। 9वां प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियों के नाम बताइए। व्यक्तित्व मापन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 प्रकार की विधियां होती है। नंबर 1 व्यक्तिनिष्ठ विधि। नंबर 1 व्यक्तिनिष्ठ विधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड। नंबर 2 वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड। नंबर 3 प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। 3 विधि है। नंबर 1 व्यक्तिनिष्ठ, नंबर 2 वस्तुनिष्ठ और नंबर 3 प्रक्षेपी विधि। व्यक्तिनिष्ठ जो विधि है सब्जेक्टिव मेथड है, उसके अंदर आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। कौन कौन सी? आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। नंबर 2 वस्तुनिष्ठ विधि जिसमें शामिल होता है निरीक्षण विधि, रेटिंग स्केल विधि, समाजमिति विधि और व्यक्ति परिसूची विधि। दोबारा नोट कीजिए, निरीक्षण विधि, रेटिंग स्केल विधि, समाजमिति विधि और व्यक्तित्व परिसूची। नंबर 3 है प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। इसके अंदर रोडसा का सही दब्बा परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण और कहानी परीक्षण। रोडसा का सही दब्बा परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण और कहानी परीक्षण। ये महत्वपूर्ण जो है वो प्रोजेक्टिव मेथड है। 3 प्रकार के मेथड हुए हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। कौन कौन से? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव मेथड। ये 3 जो है वो ये तीनों प्रकार की विधियां व्यक्तित्व मापन की विधियों के नाम है। तो नंबर 10 है प्रश्न, 10वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि एक अभौतिक एवं अमूर्त मनोवैज्ञानिक शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति सोचता, विचारता एवं चिंतन करता है और अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का हल खोजता है। अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का हल खोजता है। बेकिंगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। स्ट्रंग के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन की योग्यता है। क्या है? नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन, नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन की योग्यता है। गिलफर्ड के अनुसार समस्या समाधान की योग्यता बुद्धि है। क्या है? समस्या समाधान की योग्यता बुद्धि है। इस प्रकार बुद्धि क्या हुई?
सीखने की योग्यता, जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन की योग्यता और समस्या समाधान की योग्यता है वह बुद्धि है। इस प्रकार यहाँ पर फिर लिख सकते हैं, इस प्रकार बुद्धि सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता तथा समस्या समाधान की एक मानसिक योग्यता है। दूसरा और महत्वपूर्ण पार्ट बुद्धि है वह एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि है वह एक जन्मजात योग्यता है। तो ये हमारे आज के वीडियो के अंदर 10 प्रश्न हुए हैं। घर पर रहिए, लॉकडाउन का ध्यान रखिए, अपने माता पिताओं की सेवा कीजिए, लोगों का कहना मानिए। धन्यवाद।